Dear students, in this lecture, we discuss the topic of quantum chemistry for B.Sc. final years students, and our subtopics is Schrödinger's wave equation for particle in one-dimensional box. Now, for particle in a box, it is also known as infinite potential barrier. This serves as the simplest case for the treatment of bound electrons in atoms and molecules. For this particle in a box, let us consider a particle moving in a one-dimensional box of length L with infinite high volts at the two ends. And we consider that inside the box, the potential energy V is 0. It means potential energy inside the box अगर जीरो है तो वी कैन से दैट द पार्टिकल इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी फोर्स एंड आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉक्स इज़ इनफाइनाइट एज shown in figure. This is one-dimensional box having two infinite walls at x is equal to 0 or x is equal to L. Let this one-dimensional box length is 0 to L. Region 1 and region 3 outside the box and region 2 inside the box. In region 1 and region 3, potential energy of the particle is infinite, and in region 2, that is inside the potential well, the potential energy of particle is 0. In this situation, we can write as potential energy is 0 for the limit x is less than 0 but greater than less than L but greater than 0, that is in region 2 inside the box, and V potential energy infinite होगा for the limit when x is less than or equal to 0 and x is greater than or equal to L. It means outside the boxes एज वेल एज दिस वॉल, इन वॉल के ऊपर यानी कि x जहाँ पे 0 होगा, x जहाँ पे L होगा, उन बॉक्स के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी पार्टिकल की इनफाइनाइट. तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को नॉर्मली हम कैसे लिख सकते हैं? जब फ्री पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं -h² बाई 8π² d² psi बाई dx² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, वेर ई क्या है? एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अब श्रोडिंगर इक्वेशन जब हम इन दोनों रीज़न 1, रीज़न 2 एंड रीज़न 3 के लिए जब हम लिखेंगे किसी पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे. अगर रीज़न 2 के लिए लिख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी. अगर रीज़न 1 एंड रीज़न 3 के लिख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम सबसे पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि अगर हम रीज़न 1 एंड रीज़न 2 के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? -h² बाई 8π² d² psi बाई dx² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट साई एंड इज इक्वल टू ई साई. हेयर साई क्या है? वेव फंक्शन. नाउ इन रीज़न सेकेंड इनसाइड द बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0. जहाँ हमने इनफाइनाइट पुट किया है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी? 0. तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो क्या रहेगी? -h² बाई 8π² d² psi बाई dx² इज इक्वल टू ई साई. here write equation 1 and this we can write as equation 2. now where x इज इक्वल टू लार्ज हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो एट x लेस देन 0 और x ग्रेटर L पे जब पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द रीजन 0 है तो हम कह सकते हैं कि इतने हाई एनर्जी बैरियर को पार्टिकल है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा. पार्टिकल क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, डेंसिटी है, उसे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि वो 0 ले सकते हैं.
तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है पार्टिकल की, अगर साई वेव फंक्शन है तो वी कैन राइट दैट साई स्क्वेयर एंड ऑल्सो साई इज इक्वल टू 0 इन दिस रीजन, दैट इज इन रीजन 1 and reason 3 as shown in figure in last slides. Since साई दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि साई है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है. इट मीन्स अगर जैसे ही हम साई जिन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, अगर कोऑर्डिनेट्स को हम सडन चेंज करते हैं तो वहाँ साई वेव फंक्शन में सडन चेंज नहीं आता है. फॉर एग्जांपल जैसे x 0 है और x इज इक्वल टू l है, तो जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स 0 है, आउटसाइड होते ही इनफाइनाइट आ गई, तो वहाँ पे वेव फंक्शन भी है 0 और l पे वेव फंक्शन 0 होगा क्योंकि उसमें सडन चेंज नहीं आएगा. तो ये बाउंड्री कंडीशन अगर हम लेके चलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हमने इनसाइड द बॉक्स एंड आउटसाइड द बॉक्स स्लाइड में डिस्कस की थी, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0. जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर दिया, वेर के स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा 8 पाई स्क्वेयर एम ई बाई एच स्क्वेयर. इन दिस केस द वेव फंक्शन अगर हमें निकालना है, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है, तो सिंपली मैथमेटिकल फंक्शन में इस वेव जो मैंने अभी डी स्क्वेयर साई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई जो वेव इक्वेशन है, इसको हम किस फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं. साई वेव फंक्शन इसका सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल की टर्म में भी हो सकता है एज वेल एज साइन और कोस की टर्म में. बट साइन और कोस की टर्म में दोनों की अलग एक ही फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा. साइन के एक्स एंड कोस के एक्स के केस में ये रियल फॉर्म में होगा. लेकिन बोथ द कॉम्प्लेक्स एंड रियल फॉर्म्स हैव देयर ऑन एडवांटेजेस, सो वी प्रेफर दैट इन टर्म्स ऑफ रियल फॉर्म द वेव फंक्शन द जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स. ये इक्वेशन 4 जो मैंने लास्ट स्लाइड में इक्वेशन 3 डिस्कस की थी, उसके हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ साइन के एक्स एंड कोस एक्स, वेर ए एंड बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इंड्यूस ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन, एंड के की वैल्यू मैंने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किए. यहाँ पे के जस्ट कांस्टेंट 8 पाई स्क्वेयर एम ई बाई एस के जो श्रोडिंगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डिस्कस की थी लास्ट स्लाइड्स में, उन्हीं से को सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जितने भी कांस्टेंट है तो साई का जो कोफिशिएंट है उसको मैंने के स्क्वेयर की टर्म में लिख दिया, वेर के स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर एम ई बाय एच स्क्वेयर. अब नेक्स्ट केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊँ यहाँ पे जो हमारी साई की फॉर्म में इक्वेशन 5 में बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि अगर x 0 है एट द वोल्स के ऊपर, वेव फंक्शन है वो क्या होगा 0 होगा. तो साई 0 होगा, वहाँ x 0 है तो साई भी 0 होगा. अगर हम x 0 पुट करते हैं और साई 0 पुट करते हैं इक्वेशन 5 में, हेयर इक्वेशन 5 साई इक्वल टू 0 पुट करो हेयर, एंड ऑल्सो x की वैल्यू 0, यहाँ पे भी कोस के एक्स में x की वैल्यू 0, देन वी गेट 0 ए साइन के 0 प्लस बी कोस के 0. हेयर साइन 0 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0, बट कोस 0 है वो 1 होता है. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट b इज इक्वल टू 0. नाउ पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5. इन इक्वेशन 5 में जब b 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. Now applying the second boundary condition that at x is equal to L, psi also wave function is also 0. Therefore हम इक्वेशन 5 में जब ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो साई 0 रखते हैं, b हमारा ऑलरेडी पहले ही 0 आ चुका है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5, एंड साइन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी a साइन के l. x की जगह जब l पुट करेंगे, इट मीन्स a और साइन के एल दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यानी कि आइदर a इज इक्वल टू 0 और साइन के एल 0. दो यहाँ पे केस अराइज होंगे, इफ़ a इज इक्वल टू 0 और साइन की वैल्यू के एल की 0 कब होगी, इफ़ के एल इज इक्वल टू n पाई. अगर b पहले ही 0 हो गया है, a भी 0 हो जाए, इट मीन्स a भी 0 b भी 0, यानी कि अगर इक्वेशन 5 में हम पुट करते हैं लास्ट स्लाइड्स में जैसे इक्वेशन 5 थी, तो वहाँ पे पूरा साई वेव फंक्शन है वो हर जगह 0 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हमारे जो सेकंड केस है ऐसा हम उसको एक्सेप्ट करके लेके चलेंगे, के एल इज इक्वल टू n पाई. नाउ पुट इन इक्वेशन 5 b हमारे पास आ गया है b इज इक्वल टू 0 और
जो उसकी साइन के एल की वैल्यू क्या आ गई है एन पाई। ये अगर हम इक्वेशन 5th में पुट करते हैं के एल इज इक्वल टू एन पाई, from here we can also determine k is equal to n pi by l, where n is the simple integer 1 2 3 but not 0, because if n is equal to 0 then k will be 0, if k 0 then साइन पूरा साई वेव फंक्शन है वो फिर से 0 हो जाएगा एवरीवेयर, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। Therefore we can write that here साई इज इक्वल टू ए साइन के की जगह हम लिख सकते हैं एन पाई बाई एल इंटू एक्स, वेर ऑल्सो के को हमने एनर्जी की टर्म्स में लिखा था, जहाँ से इक्वेशन अगर मैं डिस्कस करूँ लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे के स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर एम ई बाई एस स्क्वेयर सा। यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूँ एन पाई बाई एल और यहाँ से ई की वैल्यू निकालते हैं, तो ई की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, हमारी एनर्जी है वो होगी के स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम, के की वैल्यू पुट करने के बाद एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8 एम एल स्क्वेयर, वेयर एन इज़ द इंटीजर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल एंड कैपिटल एल है वो क्या है लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो ये हमारे जो वेव फंक्शन, जो भी पार्टिकल हम कंसिडर लेके चले हैं बॉक्स में, उसकी वेव इक्वेशन है वो ये दिस वन है इक्वेशन 8, एंड उस पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो एनर्जी होगी वो होगी इक्वेशन 9। हेयर वी कैन से दैट एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है एन पे, एच पे, मास पे एंड बॉक्स की लेंथ पे। तो एच कांस्टेंट है यहाँ पे, मास भी पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, लेंथ भी बॉक्स की कांस्टेंट है। तो वी कैन से दैट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटम जो इंटीजर नंबर है n। सो वी कैन से दैट जैसे जैसे n वेरी करेगा 1 2 3 इंटीजर नंबर, इसी तरह एनर्जी भी वेरी करेगी। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट एनर्जी जो है पार्टिकल की इन वन डायमेंशनल बॉक्स वो क्वांटाइज्ड है, या फिर क्वांटाइजेशन का केस अराइज हो रहा है ड्यू टू लिमिटेशन। जब हमने उस पर लिमिट लगा दी है कि बॉक्स है वो इन वन डायमेंशनल बॉक्स है और इनफाइनाइट वहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो हेयर द नेक्स्ट टर्म क्वांटाइजेशन एंड क्वांटम नंबर। नेक्स्ट द एनर्जी लेवल्स की हम जो हमने एनर्जी निकाली है उन एनर्जी लेवल्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दिस इन दिस स्लाइड्स। लेट अस कंसीडर, जैसे कि मैंने इक्वेशन सॉल्व की थी, साई जो निकाला था, साइन की वैल्यू यहाँ पे इसके स्लाइड्स में निकाली थी ए साइन एन पाई बाई एल एक्स। अगर यहाँ पे फंक्शन वेव फंक्शन साई 1 होगा तो ए साइन पाई बाई एल, अगर यहाँ पे फंक्शन सेकंड निकालना है तो साई 2 साइन 2 पाई बाई एल इंटू एक्स। तो इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पे आपके 1 2 3 हायर स्टेट में लेके जाओगे उस फंक्शन की भी चेंज हो जाएगा, और फंक्शन किस फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में है। तो साइन का जो डायग्राम आएगा उसी अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा यहाँ पे एनर्जी लेवल का। जैसे फर्स्ट मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे साई वेव फंक्शन, सिंपल साई वेव फंक्शन का, और साथ में वो एनर्जी फॉर फर्स्ट स्टेट के लिए। अगर एनर्जी डेंस यहाँ पे है n इज इक्वल टू 1 के लिए, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हर जगह सेम नहीं होती है। यहाँ पे इन मिडल जो बॉक्स के बिल्कुल मिडल में है यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और एट द बाउंड्री कंडीशन पे क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, और ग्राफ है हमारा कैसे आएगा, सिंपल इस फॉर्म में। जबकि जहाँ पे n2 होगा वहाँ पे साइन फॉर्म है वो इस तरह से आएगी। यहाँ पे इस केस में मिडल बॉक्स के मिडल में है, वहाँ पे वेव फंक्शन है वो बिल्कुल 0 है, बाउंड्री पे भी 0 है, बल्कि यहाँ पे जो इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पे। तो इस ग्राफ को हम यहाँ पे नॉर्मली शो कर सकते हैं। जैसे n अगर हमें ग्राउंड स्टेट निकालनी है तो एनर्जी की टर्म क्या थी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8 एम एल स्क्वेयर। अगर n यहाँ पे n 0 पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली कंडीशन देख लिया, अगर n 0 होगा तो साई वेव फंक्शन हर जगह 0 हो जाएगा। देयरफॉर n शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट्स वैल्यू कैन बी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। हेयर फोर n इज इक्वल टू 1 हमारा ग्राउंड लेवल है, तो n 1 के लिए एनर्जी क्या होगी, एच स्क्वेयर बाई 8 एम एल स्क्वेयर। इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे भी मॉलिक्यूल है वो टू एंड फ्रो, पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो जीरो लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे इसकी एनर्जी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस एनर्जी स्टेट को हम कहेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। हेयर इन दिस केस अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है कि नहीं दो लेवल्स के बीच में, तो वी कैन से दैट डेल्टा ई क्या होगा, एनर्जी n+1 माइनस एनर्जी ई एन।
तो हेयर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है उसके क्वांटम नंबर इंटीजर नंबर पे. तो वी कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू E1. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 2n+1 इंटू E1. वे En हमारा क्या होगा, सिंपली जहाँ पे h²/8 ml². यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें एनर्जी डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो n पे डिपेंड कर रहा है और एक यहाँ पे जो हमारी E टर्म है, और E टर्म हमारी जो स्टार्टिंग में हमने एनर्जी निकाली थी लास्ट स्लाइड्स में, हेयर n² h²/8 ml². अगर हमारा n 1 हो तो वो E1 हो जाएगा h²/8 ml². अगर यही E1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ इस केस में, तो उस अकॉर्डिंग हमारा डेल्टा ई यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो है बिटवीन किन्हीं दो लेवल के बीच में एनर्जी स्पेसिंग है वो किसके इक्वल आएगा, 2n+1 इंटू E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी h²/8 ml². हेंस वी कैन से दैट एनर्जी है यानी कि एनर्जी स्पेसिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/L² के, वेयर L क्या है, बॉक्स की डायमेंशन है, बॉक्स की लेंथ है. बॉक्स जितना ज़्यादा छोटा होगा स्पेसिंग एनर्जी स्पेसिंग है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी स्पेसिंग होगी वहाँ पे क्वांटाइजेशन है वो उतनी ही ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगी. सेकेंड कंडीशन स्पेसिंग है वो मास पे भी डिपेंड कर रही है एंड मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कोई भी पार्टिकल है जैसे जैसे उसका मास बढ़ता जाएगा हैवी पार्ट, तो एनर्जी स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एनर्जी स्पेसिंग कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन है वो जीरो हो जाएगी, क्वांटाइजेशन ऑलमोस्ट वैनिश ही हो जाएगी. नेक्स्ट जैसे अगर बॉक्स हमारा L, यहाँ पे अब L की बात कर रहे थे, स्मॉलर के लिए तो क्वांटाइजेशन होगी. अगर बॉक्स हम बड़ा करते जाएं जैसे जैसे L बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली लेट कर लो कि L इनफाइनाइट तक चला गया है, L इनफाइनाइट तक चला गया यानी कि एनर्जी स्पेसिंग वहाँ पे क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो ही होगी, बिल्कुल लेस डिक्रीज होगी. तो उस केस में हम कंसिडर कर सकते हैं कि क्वांटाइजेशन बिल्कुल जीरो. क्वांटाइजेशन जीरो तो वहाँ उस केस में जब L इनफाइनाइट तक चला गया पार्टिकल, बॉक्स की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट तक चली गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल है उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, वो फ्रीली मूव कर रहा है स्पेस के अंदर. हेयर क्लियर है. तो इन दिस सेक्शंस वी डिस्कस द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स. थैंक यू.